स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंचल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी और इसके अलावा तापमान में किस तरह के बदलाव आने की संभावना है, कहाँ कहाँ ओलावृष्टि हो सकती है, बारिश होने की स्थिति कहाँ बन रही है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे मौसम खबर में। साथ ही हम आपको आज की फसल के बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए मौसम खबर की शुरुआत करते हैं और जो जानकारियां हम आज प्राप्त करने वाले हैं उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम खबर में। जी, तो जैसे कि हम मौसम खबर में बात करते हैं मौसम की, अब किस तरह की तब्दीलियां मौसम में देख सकते हैं आने वाले समय में? अभी तो स्थिति ऐसा है कि लगभग पूरी कंट्री में तापमान नॉर्मल के आसपास है। जी जी। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बारिश हो रहा है। जी। आप शायद पता होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मार्च से शुरू करके अप्रैल मई जून तक जी वेरी इंटेंस थंडरस्टॉर्म दिखाई देता है। इसके साथ साथ ईस्टर्न इंडिया में भी। जी जी। और ये थंडरस्टॉर्म के साथ साथ हेवी रेनफॉल भी कभी कभी हो सकता है, जिसमें लैंडस्लाइड, मडस्लाइड्स, लैंड सिंक या लैंड स्लिप हो जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और इसके साथ साथ कभी कभी ओलावृष्टि भी होता है। जी जी जी। और तापमान यूजुअली नीचे रहता है। जी जी जी। आप पूर्वानुमान की बात करें सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगले 5 दिन के लिए ऐसे ही रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म्स, एसिड लाइटनिंग जारी रहेगा जी। और कहीं कहीं हेवी रेनफॉल होने का भी संभावना है जी। जब ये थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग होगा तब आपका टेम्परेचर तो गिर जाता है जी। स्पेशली जो नाइट टेम्परेचर गिर जाता है, क्योंकि वो एरिया में लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में थंडरस्टॉर्म ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। जी जी। इसलिए टेम्परेचर दिन में तब बढ़ता है, मगर रात का टेम्परेचर, सुबह का टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहता है। जी जी। और इसके साथ साथ कभी कभी ओलावृष्टि यानी हेलस्टॉर्म भी होता है और लाइटनिंग, भयानक लाइटनिंग दिखने की जरूरत है। बिजली कड़कना जिसे कहते हैं, इसमें बहुत नुकसान भी कभी कभी हो जाता है। जी जी। और ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो ईस्टर्न इंडिया में अप्रैल महीने से हम लोग को दिखाई देता है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी तेजी से बढ़ता है, जिसमें कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, अगेंस्ट वेस्ट बंगाल, सम वेस्ट बंगाल वगैरह में इसको देखने को मिलता है। ये इतना भयंकर होता है कि इसमें जनमाल का नुकसान होता है। इसको काल वैशाखी बोलते हैं लोकली वहाँ। तो इंग्लिश में इसको नॉर्वेस्टर बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बिहार, झारखंड में डेवलप होते हुए धीरे धीरे साउथ ईस्ट दिशा में गति करते हुए उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक जाता है, कभी कभी बांग्लादेश से होते हुए फिर त्रिपुरा तक भी जाता है। तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म है, इसके अलावा ओलावृष्टि भी होगी। अब हम बारिश के बारे में भी आपने बताया कि जिस तरह से अभी हमने देखा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पड़ा। सर, अब जैसा कि आपने बताया कि किस तरह के बदलाव मौसम में देखने को मिल सकते हैं, तो बारिश कहाँ कहाँ हो सकती है? और अभी हमने पीछे देखा भी था कि जम्मू कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई दिया, वहाँ बारिश भी हुई, बर्फबारी भी हुई। तो अभी आने वाले दिनों में ऐसे कहीं पर संभावना नजर आ रही है? जैसे हमने बोल रहा था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होने का संभावना है अगले 5 दिन में। और इसके साथ साथ कहीं कहीं ईस्टर्न इंडिया में भी थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो सकता है। जी जी। मगर जो इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ बारिश हो सकता है वो है वेस्टर्न हिमालय रीजन, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं रेन थंडरस्टॉर्म हो सकता है। इसके साथ साथ जो हायर रीचेस है हिमालय के, वहाँ भी आपका स्नोफॉल देखने को मिल सकता है जी। और ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थर्न स्टेट्स और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो हिमालयन रीजन है, इसको छोड़ देने से जो इंटर प्लेन्स ऑफ कंट्री जो रहा वहाँ ज़्यादा बारिश होने का संभावना नहीं है। नहीं, मतलब प्लेन से बारिश होने की संभावना नहीं है। मगर जो एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुला है, जैसे तमिलनाडु हो गया, कि केरल हो गया, कि एडजॉइनिंग कर्नाटक हो गया, वहाँ भी कहीं कहीं कभी कभी आइसोलेटेड प्लेसेस में थंडरस्टॉर्म रेनफॉल हो सकता है, मगर इसमें कोई तेजी रेनफॉल होने का कोई संभावना नहीं है फिलहाल नहीं है। ठीक है, लेकिन तो इसके देखते हुए आप देखेंगे जो अगले हफ्ते का जो तापमान है, जो तापमान यूजुअली ईस्टर्न इंडिया का जो कोस्टल स्टेट्स है, आंध्र प्रदेश शुरू करके उड़ीसा तक एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार वगैरह, वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहने का संभावना है। सिमिलरली जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो टेम्परेचर अभी नॉर्मल है, ये बिलो नॉर्मल है, वो टेम्परेचर में राइज होगा। सर, जैसे कि आपने बताया कि जो नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र है वहाँ पर तापमान बढ़ेगा और हम आमतौर पर जो मान्यता है कि होली के बाद गर्मियाँ
आ जाते हैं पूरी तरीके से, तो क्या उसी के संकेत है? इसी की संकेत है। जैसे होली के बाद हम मानते हैं कि टेम्परेचर राइज होता है। इस बार भी ऐसे ही हमारा जो पूर्वानुमान है कि जी। टेम्परेचर राइज होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में ज़्यादा राइज भी होगा, जी, जी। जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड एडजनिंग झारखंड, जी, वेस्ट जी। बंगाल, बिहार। और यहाँ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, ये सभी एरिया में नॉर्थ राजस्थान टेम्परेचर राइज होने का संभावना है। बिल्कुल, मगर ऐसे कोई हीट वेव कंडीशंस अभी नहीं होगा, मगर अप्रैल महीना में जब हम जाएंगे तब हीट वेव कंडीशंस डेवलप होने का संभावना है। जी। यानी अभी तो फिलहाल राहत है और मार्च खत्म होने को है, लेकिन अब तापमान जो है 25 तारीख के बाद यानी होली के बाद से बढ़ेगा, जैसा कि सर का कहना है। सर, इसके अलावा आपने ये भी बताया कि जो आने वाले समय में कुछ डिस्टर्बेंसेस दिखाई दे रही हैं, उसकी वजह से कहीं कहीं ओलावृष्टि यानी हिल स्टॉर्म भी देखने को मिल सकता है। वो कहाँ कहाँ हो सकता है? तो यूजुअली हेलस्टॉर्म फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे तो इस सीजन में जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ईस्टर्न इंडिया है, इसके साथ ओलावृष्टि हो जाता है, रेन थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग भी होता है। जी, जी। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है अगले हफ्ते में, इसमें भी जो प्लेन्स एरिया होता है वहाँ भी कहाँ कहाँ ओलावृष्टि हो सकता है। जी। और ओलावृष्टि के अलावा जो लाइटनिंग होता है वो सबसे खतरनाक है। आपको पता है कि लाइटनिंग में जान माल का नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए स्पेशली हम आपके जरिए सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जब हमारा कोई लाइटनिंग वार्निंग है, लोग घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। और बाहर है तो नीचे बैठ के, जैसे हम समझाते हैं, ऐसे बैठ के रहना चाहिए। कोई वाटर बॉडीज के अंदर नहीं जाना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। और कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया कि कोई ऐसे कुछ ऑपरेट नहीं करना चाहिए। घर में है तो आप दरवाज़ा बंद करके, डोर बंद करके रहना चाहिए। और जितना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनको सब डिस्कनेक्ट कर जी। और सर, क्योंकि ये कटाई का भी समय है, बहुत सारे किसान खेतों में गेहूं की कटाई करेंगे, तो उस समय भी अगर ऐसी वार्निंग है तो किसानों को सावधानी बरतनी चाहिए। जरूर। जो किसान भाई हैं, हमने एक स्टडी किए थे, इसमें दिखाया गया कि किसानों भाई ज़्यादातर लाइटनिंग से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो एक्सपोज्ड होते हैं, दिन में फील्ड में काम करते रहते हैं। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसानों भाई जब ऐसे कुछ संभावनाएं दिखाई दे रहे हैं तब सजग रहिए और फील्ड में है तो सुरक्षित जगह पे चले जाइए। और ज़्यादा एक्सपोजर होने से संभावना अधिक रहता है कि जानमाल नुकसान होने का। जी, बिल्कुल। तो ये कुछ आपने यहाँ पर किसानों को सलाह भी दी है, क्योंकि जो अब इसके लिए मौसम खबर लगातार देखते रहिए, इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कब कब ऐसी संभावना बन रही है, यानी जो बिजली कड़कने की स्थिति बन सकती है। सर, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहीं पर हम तेज़ हवाएं भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में? जी, जब ये थंडरस्टॉर्म होता है, थंडरस्टॉर्म में एक लक्षण ऐसे होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाएं चलता है। यूजुअली कभी कभी तो 40 to 50 किलोमीटर पर आवर, गस्टिनेस में 60 किलोमीटर पर आवर विंड्स हो जाता है। पर ऐसे भी एग्जाम्पल है जब विंड स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा भी कभी हो सकता है। अभी जो हम थंडरस्टॉर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 1 वीक में, इसमें विंड स्पीड लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टिनेस में 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना है। और ये एरिया है ज़्यादातर जब थंडरस्टॉर्म होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और ईस्टर्न इंडिया का जो एरिया है ज़्यादातर इसमें। जी, ये सर आपने बताया कि कहाँ पर मतलब तेज़ हवाएं चलेंगी, बिजली भी कड़क सकती है, बौछारें भी पड़ सकती है, वो स्थिति है। क्या हम धूल भरी आंधी भी देख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि कुछ राज्य, जैसे खासतौर पर हमारे जो पश्चिमी राज्य हैं, वहाँ पर धूल भरी आंधी चलने की भी स्थिति बन जाती है। धूल भरी आंधी के लिए 2 पैरामीटर का जरूरत होता है। एक होता है कि बहुत इंटेंस हीटिंग होना चाहिए, जिसमें कि डस्ट रेजिंग विंड डेवलप हो सकता है। दूसरा ये होता है कि मॉइस्चर कम होना चाहिए, कि बारिश कम होना चाहिए। धूल भरी तेज हवा जो एरिया में होता है वो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, राजस्थान से शुरू करके हरियाणा, पंजाब, यूपी, नॉर्दर्न पार्ट्स मध्य प्रदेश तक ये होता है। सो अभी जो स्थिति है इसमें धूल भरी तेज हवा चलने का संभावना नहीं है, क्योंकि आपका मॉइस्चर है फील्ड में। और इसके साथ साथ ऐसे कुछ इंटेंस हीटिंग भी अभी तक हम संभावना नहीं देख रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि बौछारें पड़ सकती हैं, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, लेकिन हमारे जो पश्चिमी राज्य हैं, कुछ नॉर्दर्न इंडिया के जो हमारे स्टेट्स हैं, वहाँ पर धूल भरी आंधी की भी हम स्थिति बनते हुए देखते हैं जब मौसम शुष्क रहता है। क्या अभी भी ऐसी कोई संभावना बनती नजर आ रही है? अभी मार्च महीने का आप देखेंगे कि नॉर्दर्न इंडिया में तो अच्छा बारिश हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से।
तो इसलिए जो सॉयल है वो मॉइस्ट है। इसके साथ साथ टेम्परेचर देखेंगे अभी नॉर्मल या बिलो नॉर्मल टेम्परेचर भी है, सो ज़्यादा हीटिंग हुआ नहीं। सो जो तेज हवा के साथ जो धूली निकलते हैं वो इसमें रीजन दो होता है। एक होता है कि सॉइल ड्राई होना चाहिए, दूसरा होता है कि टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। ऐसे कंडीशन अभी मार्च में नहीं होने वाला है, इसलिए मार्च में ऐसे कुछ कंडीशन नहीं होगा। मगर जब हम जाएंगे अप्रैल 15 के बाद, तब नॉर्दर्न इंडिया में जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, नॉर्दर्न पार्ट से एमपी, ये सब एरिया में तेज हवा के साथ धूली होने का संभावना हो जाता है। तब डस्ट रेजिंग विंड, इसका हम जानकारी बाद में देंगे। मगर जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ अभी भी संभावना बन रहता है कि कहीं कहीं ऐसे डस्ट रेजिंग विंड होता है जब कोई थंडरस्टॉर्म या स्क्वाल टाइप डेवलपमेंट होता है। जी सर, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हर साल कोई ना कोई एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती ही है। इस बार की गर्मियाँ कैसी रहेंगी? क्या बहुत ज़्यादा तापमान ऊपर जा सकता है? हीट वेव्स की स्थिति क्या रह सकती है? क्या अभी से इसका थोड़ा बहुत अनुमान हमारा जो पूर्वानुमान है, मार्च महीने में ऐसे ज़्यादा कुछ हीट वेव कंडीशंस देखने को नहीं मिल सकता है। मगर कुछ ईस्टर्न पार्ट में जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दार्जिलिंग एरिया में कहीं कहीं हीट वेव कंडीशन हो सकता है लास्ट वीक ऑफ मार्च में। अदरवाइज जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ हीट वेव कंडीशन की, सेंट्रल इंडिया वहाँ हीट वेव कंडीशन मार्च में होने का नहीं है। सिर्फ अप्रैल और मई महीने में यूजुअली आप एरिया देखेंगे ईस्टर्न इंडिया से शुरू करके नॉर्दर्न इंडिया तक और सेंट्रल इंडिया, इसमें अप्रैल और मई महीने में ज़्यादातर हीट वेव दिखने को मिलता है। तो इस पर हमारा जो पूर्वानुमान है, तो यहाँ हीट वेव जितना होता है नॉर्मली, इससे थोड़ा ज़्यादा होने का संभावना है। जी बिल्कुल। मगर ये अप्रैल में होगा कि मई महीने में होगा, इसका जानकारी अभी बता सकते सर। इसके अलावा क्योंकि जो आपने बहुत सारी जानकारी दी हमारे दर्शकों को मौसम को लेकर, आम लोगों को और साथ ही हमारे किसानों को कोई सलाह भी देना चाहेंगे? क्योंकि सर्दियाँ अब गई और गर्मियाँ आ गई हैं, और अब तो जैसे मैंने कहा अभी कि हम ये मान के चलते हैं कि होली के बाद से गर्मियाँ अपने पूरे शबाब में आएंगी। तो कोई सलाह हमारे किसानों को और आम लोगों को? आपने सही बताया कि होली के बाद टेम्परेचर राइज होने का संभावना है नॉर्दर्न इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में भी। मगर इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री जैसे सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री हो गया कि पेनिनसुला इंडिया है, वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल से बिलो नॉर्मल रहने का संभावना है। इसको देखते हुए जो टेंडेंसी है इसमें ये है कि कहाँ कहाँ बारिश और जैसे थंडरस्टॉर्म हो सकता है। सो किसानों भाइयों के लिए हम आपके जरिए यही देंगे कि हमारा जो पूर्वानुमान है वो जारी होता है डिफरेंट स्टेप्स में। जैसे हम मंथली फोरकास्ट देते हैं, इसको फॉलो करते हैं। हर थर्सडे को हम अगले 2 हफ्ते में कैसे रहेगा तापमान, कहाँ बारिश हो सकता है, इसका जानकारी देते हैं। इसको फॉलो करते हुए हर दिन हम दिन में 2 बार से 4 बार पूर्वानुमान देते हैं और सतर्क सूचना देते हैं 5 दिन के लिए। ये सुनते रहिए, कोई र्यूमर से बिलीव मत करिए। और हमारा जो मेघदूत एक ऐप है, इसमें हम सिर्फ मौसम का जानकारी नहीं, इसके साथ साथ क्रॉप का जानकारी भी देते हैं, सलाह भी देते हैं कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। इसको आप इस्तेमाल करिए। और एक जो हमारा दामिनी मोबाइल ऐप है जिसमें हम लाइटनिंग का वार्निंग देते हैं, क्योंकि हमारे कृषक भाइयों बहनों ज़्यादातर एक्सपोज्ड होते हैं और ये अभी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का सीजन है। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी हमारा पूर्वानुमान जो लाइटनिंग का है, थंडरस्टॉर्म का है, इसको नज़र रखते हुए आवश्यक कदम उठाइए। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही आम लोगों के अलावा हमारे किसान भी कैसे सतर्क रहें, इसके बारे में भी आपने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया,
खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब बात करेंगे खेती किसानी की। जी हाँ, अगर आप अच्छी फसल चाहते हैं तो ऐसे में बुआई से लेकर कटाई तक सभी चरणों में आपको वैज्ञानिक सलाह का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। हमारे देश में विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए मौसम खबर में खेती किसानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि अलग अलग राज्यों में उगाई जाने वाली फसलों को लेकर हमारे किसानों को किस तरह की सावधानियां बरतनी है या फिर कौन से विशेष कृषि कार्य हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है ताकि अच्छा उत्पादन उन्हें प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं खेती किसानी में आज हम कौन सी फसलों की बात करें और किन राज्यों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आलू के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। साथ ही भिंडी के खेत से भी जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं सरसों की तैयार फसलों की कटाई कर लें। किसान मक्के की बुआई करें। पश्चिम बंगाल में चाय के बागानों से खरपतवार निकालें। इसके साथ ही धान के खेत में निराई करने का समय सही है। यहाँ जूट की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। वहाँ मक्के के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय गेहूं के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। पश्चिम बंगाल में मूंग के खेत में हल्की सिंचाई करें। ओडिशा में मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं धान के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। अभी मूंग के खेत में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में मूंग में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। किसान टमाटर की तुड़ाई कर सकते हैं। टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ बैंगन की तुड़ाई कर लें। बैंगन के खेत में सिंचाई करें। उड़ीसा में केले की बुआई कर सकते हैं। किसान पपीते की बुआई कर लें। इसके अलावा खीरे की बुआई करें। वहीं भिंडी और कद्दू की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसके साथ ही पालक की कटाई कर सकते हैं। इस समय फूल गोभी में कीट लगने की आशंका हो सकती है। ऐसे में फूल गोभी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क सकते हैं। तो ये थी हमारी खेती किसानी से जुड़ी आज की रिपोर्ट। मौसम खबर में आइए हम नजर डालते हैं आज की फसल पर, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं तोरी के बारे में। जी हाँ, तोरी एक बेलदार सब्जी है और इसे काफी पसंद भी किया जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर होती है, काफी नरम होती है और सुपाच्य भी होती है। हमारे किसान इसकी खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आइए जानते हैं कि अगर आप भी तोरी की खेती करना चाहते हैं तो कौन सी विशेष बातें हैं जिसका आप ध्यान रखें तो अच्छी फसल आपको मिल सकती है। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है।
इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें आपने जाना तोरी के बारे में। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि हमारा एक कार्यक्रम यानी मौसम खबर आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।